हेलो बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम पेपर 1 की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो फटाफट से बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस होता क्या है। तो देखो, एक बैंक के अंदर ट्रेजरी ऑपरेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम 3 पार्ट्स या फिर 3 एरियाज में डिवाइड कर सकते हैं। और वो 3 पार्ट्स होते हैं फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। ये तीनों ही ऑफिसेज जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, जिसको हम डिटेल में इस लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे यहाँ पर फ्रंट ऑफिस। तो फ्रंट ऑफिस बेसिकली ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी ऑपरेशंस के अंदर बाय और सेल किए जाते हैं वो फ्रंट ऑफिस के द्वारा जो है वो किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जितने भी ट्रेजरी ऑपरेशंस है उनके अंदर जो भी रिस्क है, रिस्क लेने का जो काम होता है वो फ्रंट ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। ठीक है, तो जितने भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योरिटीज है, फॉरेक्स है, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है, इनको बाय, सेल और ट्रेड करने का काम जो है वो फ्रंट ऑफिस वाले करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है रीस्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड, रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या फिर प्री पेमेंट से रिलेटेड, तो वो भी फ्रंट ऑफिस में ही लिया जाता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर ALCEO यानी कि एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी, उसके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट रिस्क को जो है वो मैनेज करें। ठीक है, फ्रंट ऑफिस वाले जो है वो बेसिकली डीलर्स होते हैं और वो किसी भी एसेट्स का एनालिसिस करते हैं और उसके रिगार्डिंग अपने व्यूज जो है वो डेवलप करते हैं और उसके बेसिस पे जो हमारी यहाँ पर ट्रेडिंग या फिर स्ट्रैटेजिक जो हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है या फिर डिपार्टमेंट हेड होते हैं उनको रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे वो ट्रेडिंग और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले पाते हैं। ठीक है, डीलिंग रूम बेसिकली एक इंटरफेस का काम करता है। एक बैंक इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वो डीलिंग रूम के थ्रू ही जो है वो कर पाता है। और ये बेसिकली एक सेंटर का काम करता है सभी तरह के मार्केट और रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अगर हम डीलिंग रूम के फंक्शंस की बात करें तो ये क्लियरिंग हाउस के तौर पे भी जो है वो काम करता है और कोई भी रिस्क हो, चाहे वो कस्टमर के साथ रिलेटेड हो या फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन के साथ रिलेटेड हो, उसको मैनेज करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि जो ये रिस्क लिए जा रहे हैं वो बोर्ड ने जो पॉलिसीज बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, जो लिमिट्स बनाई गई है उसके अंदर ही होने चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रंट ऑफिस फंक्शंस की कि जो फ्रंट ऑफिस वाले होते हैं वो मेनली कौन कौन से फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है ट्रेडिंग करने का, साथ के साथ जो डिलीवरी टीम्स है उनके साथ कोलैबोरेट करने का ताकि जो ट्रेडिंग है और जो डिलीवरी है वो सही तरीके से की जा सके। उसके बाद फ्रंट ऑफिस वाले जो है लिक्विडिटी को भी मैनेज करते हैं ताकि फंड की शॉर्टेज जो है वो ना हो सके। साथ के साथ वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट भी करते हैं ताकि जो एसेट्स लायबिलिटीज हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। ठीक है, उसके बाद ये ट्रेड्स भी कंडक्ट करते हैं ताकि उनसे प्रॉफिट को जो है वो जनरेट किया जा सके। ठीक है, साथ के साथ फ्रंट ऑफिस वाले इंश्योर करते हैं कि जो कैश रिजर्व रेशियो है और जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रॉपरली फुलफिल किया जाए और उनके साथ जो है वो कंप्लाई किया जाए। ठीक है, ताकि हमारे ऊपर कोई भी लीगल पेनल्टी वगैरह जो है वो ना लग सके। उसके बाद जो वेन इशूड सिक्योरिटीज है उसको हैंडल करने का काम, ठीक है, उनको सेटल करने का काम भी फ्रंट ऑफिस वालों का ही रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी शॉर्ट सेलिंग है या फिर क्लोजिंग पोजीशन है उसको मैनेज करने का काम भी जो है वो फ्रंट ऑफिस वाले ही करते हैं और ये काम एडवांस में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है जैसे कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है, सिक्योरिटीज को बाय और सेल किया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग करने का काम भी जो है फ्रंट ऑफिस वाले ही करते हैं रेलेवेंट अथॉरिटीज को। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर डीलिंग फंक्शन का। तो देखो, जो डीलिंग फंक्शन है नॉर्मली उसको हेड कौन करता है, जो चीफ डीलर होता है और उस चीफ डीलर के अंदर बहुत सारे डीलर जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं। डीलिंग फंक्शन के अंदर बेसिकली यहाँ पर बाइंग और सेलिंग आ जाती है। तो डीलिंग फंक्शन के अंदर जो हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स है उनके अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल जो है वो किया जाता है। नॉर्मली देखो, जो डीलर होता है वो किसी एक मार्केट में स्पेशलाइज्ड होता है, यानी कि स्पेशल एक्सपर्ट होता है। जैसे कि कोई डीलर फॉरेन एक्सचेंज में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई मनी मार्केट में एक्सपर्ट हो सकता है, कोई सिक्योरिटीज मार्केट में भी एक्सपर्ट जो है वो हो सकता है। हालांकि इंटीग्रेटेड ट्रेजरी की अगर हम बात करें, जिनके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, तो उस केस में जो डीलर है उसको सभी मार्केट्स के साथ फेमिलियर होना जरूरी होता है, यानी कि उन्हें सभी मार्केट्स की नॉलेज होनी जरूरी है।
जो डीलिंग रूम होता है वो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन स्क्रीन और ट्रेडिंग आर्किटेक्चर के साथ इक्विप्ड होता है, यानी कि उनके पास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर होता है जिसका यूज करके वो बेहतर तरीके से ट्रेडिंग जो है वो कर पा रहे होते हैं। ठीक है, जो डीलर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए कुछ एक्सपोजर लिमिट सेट किए होते हैं मैनेजमेंट के द्वारा, स्टॉप लॉस लिमिट सेट किए होते हैं, और डीलर्स को इन लिमिट्स और लिमिट्स के अकॉर्डिंग ही जो है वो काम करना होता है, और इन लिमिट्स के अंदर वो फ्रीली किसी भी करेंसी या फिर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस कंडीशन है कि जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी वो एक्सपोजर लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट के अंदर ही जो है वो की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर फ्रंट ऑफिस का मीनिंग था और इसके यहाँ पर फंक्शंस थे। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट आते तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मिड ऑफिस की। देखो, मिड ऑफिस का काम होता है फ्रंट ऑफिस वाले जो भी रिस्क ले रहे हैं उसको असेस करना और उसे मैनेज करना। ठीक है, देखो फ्रंट ऑफिस का सिर्फ इतना सा काम है कि वो यहाँ पर बाय और सेल करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और जो भी रिस्क अराइज होगा उसको असेस करके मैनेज करना का काम जो है वो मिड ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। ठीक है, तो मिड ऑफिस वाले रिस्क एक्सपोजर को मॉनिटर करते रहते हैं और देखते हैं कि वो इस्टेब्लिश पॉलिसीज के अंडर ही होने चाहिए, यानी कि उनके साथ कंप्लाइंस करते होने चाहिए। साथ के साथ मिड ऑफिस वाले एक डिटेल मैनेजमेंट रिपोर्ट भी बनाते हैं जिसके अंदर वो रिस्क लेवल को रिपोर्ट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर रिस्क लेवल क्या है। ठीक है, और वो लिमिट के अंदर है या फिर नहीं है, जिससे जो मैनेजमेंट है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग जो है वो कर पाते हैं, जिससे बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बनी रहती है। मिड ऑफिस जो है वो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी की सेक्रेटरी के तौर पे भी जो है वो काम करती है, और जिसकी हेल्प से जो एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी है वो मार्केट लिक्विडिटी इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट रिस्क को समझ पाती है, अंडरस्टैंड कर पाती है और उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी ले पाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मिड ऑफिस। तो मिड ऑफिस के क्या क्या यहाँ पर फंक्शन है। सबसे पहले देखो, जो रिस्क एक्सपोजर है उसके लिए लिमिट फिक्स करें। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान के चलिए कि एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और उसके अंदर लिमिट फिक्स की है कि बैंक एक बार में एक साल के अंदर 100 करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखो, जो फ्रंट ऑफिस वाले वो इस लिमिट के अंदर काम करेंगे और 100 करोड़ रुपए से कम ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। पर इसको सेट करने का जो काम है वो बेसिकली मिड ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। साथ के साथ सेट करने के बाद वो रेगुलरली बेसिस पे इन लिमिट्स को जो है वो मॉनिटर भी करते रहते हैं कि इन लिमिट्स को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। साथ ही साथ मिड ऑफिस वाले जो मार्केट ट्रेंड्स होते हैं उनका भी जो है वो एनालिसिस करते हैं, ताकि वो पता लगा पाए, प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में मार्केट में क्या मूवमेंट्स रहने वाली है, मार्केट अप जाने वाली है या फिर डाउन होने वाली है, ताकि उसके हिसाब से एडवांस में डिसीजन लिया जा सके। उसके बाद स्ट्रेटजीज को भी डेवलप करते हैं मिड ऑफिस वाले, ताकि जितने भी हमारी बैंक एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखा जा सके मार्केट रिस्क से। ठीक है, मिड ऑफिस वाले रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि जो लिक्विडिटी और मार्केट रिस्क है उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके। जो ओपन करेंसी पोजीशन है उसको ट्रैक करने का काम भी मिड ऑफिस वाले करते हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मेंटेन किए जा रहे हैं और रिस्क को भी हम मिनिमाइज कर पाए। वैल्यू एट रिस्क को कैलकुलेट करने का काम भी मिड ऑफिस वाले ही करते हैं। वैल्यू एट रिस्क आपको बताता है कि किसी भी एक इन्वेस्टमेंट के अंदर या फिर पोर्टफोलियो के अंदर आपको मैक्सिमम फ्यूचर में कितना लॉस जो है वो हो सकता है, जिसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो कि ये हमारे लिमिट के अंदर है या फिर नहीं है, और इससे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो ले सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रेस टेस्ट भी यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करने पड़ते हैं। मिड ऑफिस वाले स्ट्रेस टेस्ट भी यहाँ पे जो है वो कंडक्ट करते हैं, ताकि वो स्टिमुलेट कर पाए कि एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन के अंदर हमारे जो रिस्क मॉडल्स हैं वो इफेक्टिव रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे, यानी कि ये फेल तो नहीं हो जाएंगे जिसकी वजह से हमें लॉस हो। तो हम टेस्ट करते हैं कि हमारे जो रिस्क मॉडल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे अगर कोई एक्सट्रीम मार्केट कंडीशन आ जाती है हमारे सामने। ठीक है, उसके बाद ये रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस भी परफॉर्म करते हैं, ताकि वो जान पाए कि रिस्क और रिटर्न के बीच में प्रॉपर बैलेंस बनाया जा रहा है या फिर नहीं बनाया जा रहा है। क्योंकि देखो, अगर आपको ज़्यादा रिटर्न कमाना है कम रिस्क के साथ, तो आपको रिस्क एंड रिटर्न के बीच में एक बैलेंस बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उस बैलेंस को बनाने का जो काम है वो मिड ऑफिस वाले करते हैं और इसको मॉनिटर भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू होती है ओपन पोजीशंस की उसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर रेगुलेटरी अपडेट करने का काम भी जो है वो मिड ऑफिस वाले करते हैं, ताकि अगर कोई अनरियलाइज गेन है या फिर लॉसेज है तो उनको हम आइडेंटिफाई जो है वो कर सके और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड जो है वो कर सके। ठीक है, तो ये आपके मिड ऑफिस के फंक्शन थे। उसके बाद आता है यहाँ पर बैक ऑफिस। देखो, बैक ऑफिस बेसिकली यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्टिव टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो बैक ऑफिस है वो बेसिकली मिड ऑफिस और फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करने का काम करता है, ताकि वो दो ऑफिस जो है वो अपना काम सही तरीके से जो है वो कर सके। ठीक है,
ना तो ये डीलिंग करते हैं, ना ही रिस्क को मैनेज करते हैं, बस इंश्योर करते हैं कि सारा काम जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सही तरीके से जो है वो हो पाए। जैसे कि जो रिकॉर्ड कीपिंग का काम है वो बैक ऑफिस वाले करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेड्स को फाइनल सेटल करने का जो काम है वो बैक ऑफिस वाले करते हैं, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाइंस करने का काम भी बैक ऑफिस वाले ही करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैक ऑफिस ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका यहाँ पर डील स्लिप वेरिफिकेशन, ठीक है। देखो इस फंक्शन के अंदर जो बैक ऑफिस है वो बेसिकली यहाँ पर चेक करता है कि जो ट्रेड ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, ठीक है, उसकी जो डिटेल्स है वो वैलिड है या फिर नहीं है, उसमें किसी भी तरह की गलती तो नहीं है, किसी भी तरह का फ्रॉड तो नहीं किया गया है। उसके बाद आता है इंटर बैंक कंफर्मेशन। तो अगर कोई इंटर बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है तो कंफर्मेशन को जनरेट करने का काम, ठीक है, और सेंड करने का काम, साथ के साथ रिसीव करने का काम भी बैक ऑफिस वाले करते हैं। उसके बाद आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कंफर्मेशन। अगर कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो कंफर्मेशन को रिसीव करने का काम और उसे मॉनिटर करने का काम बैक ऑफिस वाले करते हैं। उसके बाद पेमेंट को सेटल करने का काम, अगर कोई पेमेंट की जा रही है या फिर कोई पेमेंट को रिसीव की जा रही है तो उसको एक्यूरेटली मैनेज करने का काम जो है वो बैक ऑफिस वाले करते हैं। फिर आता है सेटलमेंट। अगर कोई भी ट्रेड है तो उसको सेटल करने का काम भी बैक ऑफिस वाले करते हैं, चाहे वो सेटलमेंट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के थ्रू हो रही है या फिर डायरेक्टली नूसरो अकाउंट से हो रही है, ठीक है। उसके बाद फॉरेक्स फंड मॉनिटरिंग। अगर यहाँ पर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज फंड है इंटर बैंक कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट हो रहा है तो उसे ट्रैक करने का काम भी बैक ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। फिर आता है आपके यहाँ पर रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट चाहिए, जैसे अगर कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके रिपोर्ट बनाकर उसे सबमिट करवाने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो बैक ऑफिस वाले ही करते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर नूस्त्रो फंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर कोई नूस्त्रो अकाउंट है, उसके अंदर कोई भी फंड है तो उसको मैनेज करने का काम बैक ऑफिस वाले करते हैं। साथ के साथ अगर कोई सरप्लस अमाउंट है, शॉर्टफॉल है, तो उसके बारे में फ्रंट ऑफिस वालों को बताते हैं ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। अगर सरप्लस है तो वो इन्वेस्टमेंट वगैरह के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज बना पाए। उसके बाद रिकंसलेशन। तो रिकंसलेशन के अंदर बेसिकली हमारे जो बैक ऑफिस वाले होते हैं वो जितने भी नोस्त्रो और अदर अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उनको मैच करते हैं बैंक के इंटरनल रिकॉर्ड्स के साथ, ताकि उनको आपस में मैच किया जा सके, रिकंसाइल किया जा सके, और अगर कोई भी डेविएशन हो तो उसको यहाँ पर फाइंड आउट जो है वो किया जा सके, ठीक है। उसके बाद एक्सपोजर लिमिट मॉनिटरिंग। देखो एक्सपोजर कितना होगा, मैक्सिमम रिस्क कितना होगा, तो उस लिमिट को ट्रैक करने का काम जो है वो बेसिकली बैक ऑफिस वाले करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो पोजीशन लिमिट्स हो वो हमेशा कंप्लायंस में रहे, यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहे। उसके बाद आता है अकाउंटिंग। तो जितने भी यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है उनको एक्यूरेटली बुक, बैंक की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके अंदर रिकॉर्ड करने का काम भी जो है वो बैक ऑफिस वाले ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपके यहाँ पर बैक ऑफिस फंक्शन फॉर फॉरेक्स ट्रेजरी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेजरी का मतलब है कि जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड, यानी कि जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, किसी करेंसी को बाय किया जा रहा है, किसी करेंसी को सेल किया जा रहा है, कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है जो कि फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड है, तो उसके रिगार्डिंग बैक ऑफिस वाले क्या क्या फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे। तो ये जो फंक्शन है वो ओवरऑल थे। अब ये जो फंक्शन है वो स्पेसिफिकली फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए जो है वो बैक ऑफिस परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेजरी के अंदर तो वहां पर कोई भी डील हो तो बैक ऑफिस क्या करता है, उस डील को मॉनिटर करता है, ठीक है, और उसको सेटल करने का काम भी बैक ऑफिस वाला करता है, और इंटरबैंक को इंटरबैंक कंफर्मेशन रिसिप्ट करने का काम और सेंड करने का काम भी बैक ऑफिस वाले करते हैं। उसके बाद फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के अंदर जो नोस्ट्रो मिरर लेजर अकाउंट है, रिटर्न है, मर्चेंट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इनको भी मेंटेन करने का काम जो है वो बैक ऑफिस वाले ही करते हैं। इसके अलावा एडवांस बिल, ईईएफसी रिपोर्टिंग फॉर्म्स, रिसिप्ट फ्रॉम ब्रांचेस रिगार्डिंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये सारे फंक्शन जो बैक ऑफिस वाले परफॉर्म करते हैं। उसके बाद बैक ऑफिस वाले बेसिकली एक डिटेल रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एट द एंड ऑफ डे, दिन के आखिर में जो करेंसी पोजीशन है वो क्या है, ठीक है। साथ के साथ जो फंड चार्ट है उसको भी प्रिपेयर करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट का मेच्योरिटी पैटर्न है उसके रिगार्डिंग में एक स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। मेच्योरिटी वाइज डील्स का एनालिसिस जो है वो किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पर रिसिप्ट हो रही है एक दिन के अंदर, जो भी पेमेंट की जा रही है फॉरेन फंड्स की, उनको मॉनिटर करता है यहाँ पर बैक ऑफिस। साथ के साथ जो काउंटर वैल्यूज होते हैं उनको रिकंसाइल करने का काम भी जो है वो बेसिकली बैक ऑफिस वाले करते हैं, जितने भी इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है उनको रिकंसाइल करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है जो एक्सचेंज ब्रोकर नोट्स है, यानी कि अगर मान के चलिए कोई ब्रोकर है जिसके थ्रू बैंक फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करवा रहा है, तो जो एक्सचेंज ब्रोकर है वो जो भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है
तो उसका एक नोट बनाकर बैंक को जो है वो दे देता है, और जो बैक ऑफिस वाले होते हैं वो ब्रोकर के नोट को कंपेयर करते हैं जो डील की स्लिप्स होती है, ताकि उसके अंदर कोई भी अगर मिस्टेक हो, कोई फ्रॉड हो, तो उसको फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो फिर बता देता हूँ ब्रोकर क्या करते हैं, जो भी वो डीलिंग्स करते हैं उसका एक नोट बनाते हैं, वो नोट बैक ऑफिस को सबमिट करवाते हैं, बैक ऑफिस वाले उसको डील की जो ओरिजिनल स्लिप होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं, ताकि अगर कोई भी फ्रॉड हो, कोई भी डिफरेंस हो, कोई भी डेविएशन हो, तो उसे फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो देखो जो बैक ऑफिस वाले हैं उनको डीलिंग रूम के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है वो बनाना पड़ता है, ताकि वो साथ में मिलकर जो है वो काम कर सके। अब ये कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आता है कि जो डे लिमिट्स हैं एक दिन के अंदर उनको प्रॉपरली मॉनिटर करना। बैक ऑफिस वाले जितने भी डे लाइट लिमिट्स हैं डीलिंग रूम के उनको मॉनिटर करते हैं, ओवरनाइट लिमिट्स को भी मॉनिटर करते हैं, जो काउंटर पार्टी बैंक लिमिट्स होते हैं, कंट्री लिमिट्स होते हैं, उनको भी मॉनिटर करते हैं। अगर कोई लिमिट एक्सीड कर जाती है तो उसको स्टडी किया जाता है बैक ऑफिस के द्वारा, और रीजंस क्या है जिसकी वजह से ये लिमिट जो है वो एक्सीड की गई है उसका पता लगाया जाता है, फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है टॉप मैनेजमेंट को, ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाए। ठीक है, उसके बाद जो ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट होती है वो प्रिपेयर की जाती है करेंसी वाइज, और ये जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली हर महीने के लास्ट फ्राइडे को जो है वो बनाई जाती है, और इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट्स होते हैं जो ब्रांचेस के द्वारा रिपोर्टिंग फॉर्म के अंदर सबमिट करवाए जाते हैं बैंक के अंदर, ताकि जो इंटरनेशनल डिवीजन है उसकी सबमिशन की जा सके, तो वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड होता है। उसके बाद आता है स्पेसिमेन सिग्नेचर। ठीक है, स्पेसिमेन सिग्नेचर का मतलब है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाए तो वहां पर जो ऑथराइज ऑफिशियल्स हैं काउंटर पार्टी बैंक्स के, या फिर ब्रांच ऑफिशियल्स है, या फिर ऑथराइज ब्रोकर्स है, तो उनके प्रॉपर साइन जो है वो लिए जाए, ताकि इस ट्रांजेक्शन को ऑथराइज जो है वो किया जा सके। मतलब बिना साइन के कोई भी ट्रांजेक्शन ना की जाए। अगर कोई बैंक है या फिर काउंटर पार्टीज है वो यहाँ पर सिग्नेचर प्रोवाइड नहीं करते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो उस केस में उनसे एक रिटर्न स्टेटमेंट लेनी होगी बैंक को, जिसके अंदर लिखा होगा कि ये जो बैंक्स हैं या फिर ब्रोकर्स हैं वो किसी भी ट्रांजेक्शन को कैसे ऑथराइज करते हैं अगर वो साइन नहीं करते हैं तो। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको जो है वो लेनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक सुइटेबल इंडेमनिटी भी जो है वो बनाने की जरूरत है। तो ये जो इंडेमनिटी है वो कितनी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी हमारे यहाँ पर बैंकों के द्वारा जिन्होंने सिग्नेचर नहीं दिया है, तो ये बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर या तो सिग्नेचर ले लो, अगर सिग्नेचर नहीं है तो एक रिटर्न स्टेटमेंट ले लो, साथ के साथ एक इंडेमनिटी भी उनसे जो है वो ले लो। और ये जो इंडेमनिटी है वो फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो प्रिस्क्राइब की जाएगी, और इस इंडेमनिटी को हमें सिक्योरली जो है वो स्टोर करके रखना है एक सेफ प्लेस के अंदर। उसके बाद एक रेट स्कैन रिपोर्ट भी जो है वो प्रिपेयर की जाएगी बैकअप डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, एज पर आरबीआई की जो गाइडलाइंस है इंटरनल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, तो इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी हुई है इंटरनल कंट्रोल ओवर फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके जो बैकअप डिपार्टमेंट है वो बेसिकली रेट स्कैन रिपोर्ट जो है वो बनाएगा। उसके बाद आता है यहाँ पर टेस्टिंग मैसेज एंड टेस्ट कीज। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर इनकमिंग मैसेजेस होंगे उनको एक कंसर्न ऑफिशियल के द्वारा जो है प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाएगा, और उसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये जो इनकमिंग मैसेज है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं है, इसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। साथ ही साथ अगर कोई ऑफिशियल यहाँ पर मैसेजेस भेज रहा है तो आउटगोइंग मैसेजेस को भी ऑथेंटिकेट करने का जो है वो काम किया जाएगा, यानी कि उसकी भी टेस्टिंग की जाएगी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक्यूरेट है या फिर नहीं है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर इवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसकी इवैल्यूएशन यहाँ पर कैसे की जाएगी, तो देखो जैसे ही यहाँ पर पीरियड एंड होगा, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट 6 महीनों के लिए की थी, तो जैसे 6 महीने पूरे हो जाएंगे तो जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है बैकअप विंग का, वो यहाँ पर उन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के ऊपर जितना भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है उसको इवैल्यूएट जो है वो करेगा। और ये जो इवैल्यूएशन होती है ये बेसिकली आरबीआई की जो प्रोविजंस है रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल और फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस उसको फॉलो करके ही जो है वो किया जाएगा, यानी कि इन प्रोविजंस को फॉलो करके ही प्रॉफिट को जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और अगर जो प्रॉफिट जो है वो बेसिकली यहाँ पर मंथली बेसिस पे एस्टिमेट जो है वो किए जाएंगे, और ये प्रॉफिट जो है वो फेडाई के द्वारा जो रेट स्पेसिफाई किए जाएंगे ना उसके बेसिस पे कैलकुलेट जो है वो किए जाएंगे। ठीक है, और इन प्रॉफिट्स को रिपोर्ट करना होता है इंटरनेशनल डिवीजन और हेड ऑफिस ऑफ बैंक की। तो बैंक क्या करेगा, एक मंथली एस्टिमेटेड प्रॉफिट एस्टिमेट करेगा, कैलकुलेट करेगा, और ये जो कैलकुलेशन होगी वो उस रेट पे की जाएगी जिसको फॉरेन एक्सचेंज डीलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई जो है वो किया है। फिर इसे रिपोर्ट भी करना होगा इंटरनेशनल डिवीजन हेड ऑफिस को। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ फॉरेन करेंसी मनी मार्केट ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट और लॉस है जो कि फॉरेन करेंसी मनी मार्केट ट्रांजेक्शन से अराइज हुआ है, तो उसके अंदर प्रॉपर्ली हमें इंटरेस्ट डिफरेंशियल ऑन और स्वैप कॉस्ट इनकम को शो करना जो है
वो ज़रूरी रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले, अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारा जो कोर्स है वो आपके लिए बेस्ट कोर्स जो है वो रहने वाला है, क्योंकि इस कोर्स की ड्यूरेशन काफ़ी कम है, जिससे आप बहुत ही कम टाइम में इस डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। आपको हमारे ऐप स्टोर, प्ले स्टोर दोनों ही जगहों पर मिल जाएंगे। आपको जस्ट टाइप करना है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम्स, और इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% तक का ऑफ मिल जाएगा हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा विंटर। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे यहाँ पर बैक ऑफिस फंक्शंस फॉर डोमेस्टिक ट्रेजरी। तो डोमेस्टिक ट्रेजरी के अंदर बैक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर डील के अंदर वो काउंटर पार्टी से एक इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन जो है वो रिसीव करे, और डील को सेटल करते वक्त ध्यान रखे कि जो डील की अमाउंट है वो एक्सपोजर लिमिट्स के अंडर ही रहनी चाहिए, उससे एक्सीड नहीं करती होनी चाहिए, ठीक है। बैक ऑफिस वाले इस चीज़ को भी वेरीफाई करते हैं कि जो भी रेट्स और प्राइजेस जो है डील स्लिप के अंदर मैंशनड है वो मार्केट रेट्स को कंफर्म करते होने चाहिए, यानी कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो होने चाहिए। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए जो बैक ऑफिस वाले हैं वो राउटर स्क्रीन का यूज करते हैं, जिससे वो पता लगाते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर मार्केट रेट्स कौन कौन से थे, और उनको फिर कंपेयर किया जाता है डील स्लिप के अंदर जो रेट्स और प्राइजेस जो है वो दिए गए थे, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि वो मार्केट रेट्स के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर हम इन जनरल बात करें तो बैक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजमेंट ने जो भी रिस्क लिमिट इंपोज किए हैं या फिर RBI ने जो भी रिस्क लिमिट इंपोज किए हैं उसके साथ जो है वो कंप्लाइंस किया जाए, और हर एक ट्रांजेक्शन डिटेल की एक्यूरेसी और ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन करके रखा जा सके। बैक ऑफिस वाले जो है वो रेट स्कैन रिपोर्ट भी जो है वो प्रिपेयर करते हैं रेगुलर इंटरवल पर, ताकि वेरीफाई किया जा सके कि जो डील्स हैं वो डीलर ने मार्केट रेट पर कंक्लूड किए हैं या फिर नहीं किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यहाँ पर ऑपरेशनल क्लैरिटी। ऑपरेशनल क्लैरिटी क्या होता है? तो देखो, इफेक्टिव ट्रेजरी मैनेजमेंट के लिए बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो ऑपरेशनल क्लैरिटी को मेंटेन करके रखें। ऑपरेशनल क्लैरिटी का मतलब है कि जो फ्रंट ऑफिस वाले, मिड ऑफिस वाले और बैक ऑफिस वाले हैं, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको क्लियरली जो है वो डिफाइन कर दिया जाए, ताकि फ्रंट ऑफिस वालों को पता हो कि उन्हें क्या काम करना है, कैसे करना है, मिड ऑफिस वालों को भी पता हो और बैक ऑफिस वालों को भी पता हो, ताकि आगे चलकर उनके बीच में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट जो है वो ना हो। तो ऑपरेशनल क्लैरिटी का मतलब है कि जो फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस है उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट रिस्क एक्टिविटीज की, तो उसके ऊपर जो अल्टीमेट कंट्रोल होता है वो बैक ऑफिस वालों का होता है, यानी कि लास्ट में बैक ऑफिस वाले ही सभी की सभी मार्केट रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो यहाँ पर डीलिंग रूम स्टाफ और बैक ऑफिस स्टाफ के बीच में क्लियर सेग्रेशन करें। उनकी ड्यूटीज क्या रहेगी, रिपोर्टिंग लाइंस क्या रहेगी, यानी कि हमें ये चीज इंश्योर करने की जो डीलिंग रूम स्टाफ है और जो बैक ऑफिस स्टाफ है उसकी जो ड्यूटीज है और रिपोर्टिंग लाइंस है वो एक दूसरे से अलग हो, डिफरेंट हो, ताकि उनके बीच में किसी भी तरह का कंफ्लिक्ट ना हो। साथ के साथ जो फिजिकल और सिस्टम एक्सेस है उन्हें भी हमें क्लियरली डिफाइन करना है कि डीलिंग रूम स्टाफ वाले किन किन फिजिकल लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, कौन कौन से सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, और बैक ऑफिस वाले कौन कौन से सिस्टम को एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। RBI के गाइडलाइंस की बात करें तो जो बैंक्स हैं उन्हें यहाँ पर क्लियर फंक्शनल सेपरेशन जो है वो करनी पड़ती है ट्रेडिंग, सेटलमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ एक फंक्शनल सेपरेशन जो है वो बैंक के ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है उनमें भी करनी पड़ती है। नॉर्मली देखो, जो बैंक होता है वो खुद भी इन्वेस्टमेंट्स करता है और वो कस्टमर के बिहाफ पर भी इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। तो बैंक के लिए जरूरी होता है कि जितने भी यहाँ पर ट्रेडिंग और बैक ऑफिस फंक्शंस हैं जो कि बैंक के ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट से रिलेटेड है
और जितने भी एक्टिविटीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम से रिलेटेड है उनको डिवाइड किया जाए, उनके बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन जो है वो की जा सके। अब बात करेंगे हम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन की। देखो, जितनी भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स की जा रही है उनकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो करनी जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को रिकॉर्ड करके रखा जा सके प्रॉपरली, जैसे कि डील स्लिप्स हो गए, डील कंफर्मेशन हो गए, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो गए, रिकंसिलेशन हो गए, तो इन्हें हमें मेंटेन करके रखना है। कुछ अप्रूव्ड पॉलिसीज एंड मैनुअल्स हैं जिन्हें यहाँ पर प्रिपेयर करना बैंक के लिए जरूरी होता है। पहली जो पॉलिसी है वो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। देखो, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके एक बैंक अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो करता है। ठीक है, तो बैंकों के लिए जरूरी है कि वो एक इंटरनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाए और इस पॉलिसी को बोर्ड से अप्रूव भी कराए। अगर बोर्ड ने अप्रूव नहीं किया है तो वो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो नहीं बनेगी। फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही बैंक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को बनाते वक्त, इसको फ्रेम करते वक्त बैंक को ध्यान में रखना है कि जो प्राइमरी डीलर एक्टिविटीज है उसको भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो है वो इंक्लूड करना है। जब हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की यहाँ पर बात करते हैं तो जो पीडी बिजनेस है जो यहाँ पर बैंक करेगा उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीलिंग, अंडरराइटिंग और मार्केट मीटिंग एक्टिविटी जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है वही इंक्लूड की जाएंगी। कहने का मतलब क्या है कि देखो, जो प्राइमरी डीलर बिजनेस होता है ना, इसके अंदर बैंक बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म करता है। पर जब हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं और उसके अंदर हम पीडी बिजनेस को इंक्लूड करने की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पीडी बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड जो डीलिंग है, अंडरराइटिंग है, मार्केट मीटिंग एक्टिविटीज है उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की जा रही है कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉन्ड के अंदर, कोई कमर्शियल पेपर के अंदर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर, डेट म्यूचुअल फंड के अंदर या फिर अदर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के अंदर, तो वो यहाँ पर पीडी बिजनेस का पार्ट नहीं रहेगा। इसे हमें अलग जो है वो ट्रीट करना पड़ेगा, यानी कि इन सब चीजों को हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंदर जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर आता है आपका यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी। रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाती है रिस्क को मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर कुछ यहाँ पर रूल्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं, मेथड्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिनको बैंक फॉलो करते हैं अपने वेरियस टाइप के रिस्क को मैनेज करने के लिए, जैसे कि मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क और कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, अब यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर जो ब्रॉड पैरामीटर्स जो है वो कवर किए जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अंदर हमें एक क्लियर और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना पड़ता है। और इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे लोग हैं जो कि रिस्क को मैनेज कर रहे हैं उनके क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, क्या अकाउंटेबिलिटी होगी, उन्हें हमें क्लियरली डिफाइन जो है वो करना जरूरी है, आउटलाइन करना जो है वो जरूरी है, ताकि वेरियस लेवल्स के ऊपर जो रिस्क फेस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन उसे प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिव रिस्क मेजरमेंट अप्रोच। देखो, जो आपकी रिस्क मेजरमेंट अप्रोच है ना वो कॉम्प्रीहेंसिव होनी चाहिए, यानी कि ये सभी रिस्क को कवर करने वाली होनी चाहिए। आप जो भी मैथोलॉजी को इंप्लीमेंट करोगे वो सभी तरह के रिस्क को मेजर कर सकती होनी चाहिए, क्वांटिफाई करती होनी चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर आपके मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, सारे के सारे रिस्क जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अलाइनमेंट विद द बिजनेस स्ट्रेटजी। तो आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी है वो आपकी जो ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं, अवेलेबल कैपिटल है, मैनेजमेंट एक्सपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर माना गया है कि रिस्क कम लेना है, अगर मैनेजमेंट की ये राय है कि रिस्क कम लेना है तो रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी भी इस तरीके से बनाई जाएगी कि हमें रिस्क जो है वो कम से कम लेना है, रिस्क को मिटिगेट जो है वो करना है। ठीक है, तो जो आपके रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी होगी वो बिजनेस स्ट्रेटजीज के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, उनके अलाइन होनी चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रूडेंशियल लिमिट्स और गवर्नेंस भी यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। इसके अंदर हमें कुछ क्लियर गाइडेंस जो है वो देनी पड़ेगी, साथ के साथ जो रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज है उसके एक लिमिट जो है वो फिक्स करनी पड़ेगी, ताकि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करके रखा जा सके। ठीक है, जब हम प्रूडेंशियल लिमिट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर एक्सपोजर लिमिट, कैपिटल एलोकेशन रूल्स और अदर कंट्रोल मेजर्स जो है वो आ जाते हैं। फिर आता है आपका यहाँ पर मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसको कलेक्ट करता है और वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप करना है, ताकि उसकी हेल्प से हम वेरियस रिस्क को मॉनिटर कर पाए, कंट्रोल कर पाए और रिपोर्ट जो है वो कर पाए। ठीक है, साथ ही साथ ये जो MIS है ये डिसीजन मेकर्स को हेल्प करता है कि वो रिस्क डाटा को
टाइमली और एक्यूरेट तरीके से एक्सेस कर पाए और उसके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाए। फिर आता है इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो देखो आपको ना एक इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क डेवलप करना है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। और ये जो इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है ये बाकी के जो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स हैं उनसे अलग होना चाहिए, उनसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि इस फ्रेमवर्क को बाकियों से कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर पीरियोडिक रिव्यू और इवोल्यूशन करनी, यानी कि जो आपका रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जिसको आप यूज कर रहे हो, आपको रेगुलरली बेसिस पे उसे रिव्यू करना है और अपडेट भी करते रहना है अगर यहाँ पर सिचुएशंस चेंज होती है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर चेंजिंग मार्केट कंडीशंस है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में अगर कोई चेंज आता है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटजी में कोई चेंज आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को भी चेंज जो है वो करना पड़ेगा ताकि आप इफेक्टिव तरीके से रिस्क को मैनेज जो है वो कर पाओ। फिर आता है आपका यहाँ पर डीलिंग रूम मैनुअल। क्या आता है आपका यहाँ पर डीलिंग रूम मैनुअल। देखो डीलिंग रूम के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। डीलिंग रूम क्या है? ये रूम बेसिकली डीलिंग करता है, यानी कि सिक्योरिटीज की सेल और परचेज जो है वो करता है। तो डीलिंग रूम की इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि हम एक डीलिंग रूम मैनुअल बनाएं। डीलिंग रूम मैनुअल के अंदर बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है डीलर्स को जब भी वो कोई डील करते हैं, चाहे वो परचेज से रिलेटेड चाहे वो सेल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक डीलिंग रूम मैनुअल बनाना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि जो कॉम्प्रिहेंसिव डीलिंग मैनुअल है इसका जो एक्सेस है वो सभी डीलर्स को मिलना चाहिए, यानी कि डीलर्स को इस मैनुअल के बारे में पता होना चाहिए और इस मैनुअल के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके बारे में भी पता होना चाहिए ताकि वो उसको फॉलो करते हुए अपने जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसको यहाँ पर परफॉर्म जो है वो कर सके। सभी डीलर्स के लिए जरूरी है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है मैनुअल के अंदर वो उन्हें कंफर्म करें कि उनको समझ आ गया, मैनुअल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उनको समझ आ गया है। साथ के साथ एक रिटर्न कमिटमेंट भी देनी होती है कि वो बैंक के जो डीलिंग गाइडलाइंस है, प्रोसीजर्स है, उनको फॉलो करेंगे जब भी वो डील वगैरह जो है वो कर रहे होंगे, ठीक है। जो डीलिंग प्रोसीजर्स मैनुअल है ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव होने का मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज बैंक परफॉर्म कर रहा है डीलिंग रूम के अंदर उन सभी को ये मैनुअल जो है वो कवर करे और उसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। फिर आता है आपका यहाँ पर कस्टमर यूजर एप्रोप्रिएटनेस और सूटेबल पॉलिसी। देखो ये खास तरह की पॉलिसी होती है। देखो बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो बैंक को एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट जो है वो ऑफर करे, साथ के साथ कस्टमर को पता भी होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट आखिर में है क्या और उससे कैसे यूज करना, उससे क्या क्या उसे बेनिफिट जो है वो मिलने वाले, सारी टर्म एंड कंडीशन के बारे में उसे पता होना चाहिए, ठीक है। तो बैंक के लिए एक ऐसी पॉलिसी बनानी जरूरी होती है जिसकी हेल्प से वो किसी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले ये जान पाए कि जो यूजर है वो उस प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से समझता है या फिर नहीं है। मतलब कि बैंक के लिए कंपलसरी है कि पहले वो ये जाने कि जो प्रोडक्ट वो कस्टमर को ऑफर कर रहा है कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया है, कस्टमर के बारे में जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसके बारे में पता चल चुका है और उसके बाद ही वो यहाँ पर सेल करे ताकि किसी भी तरह की मिस सेलिंग से जो है वो बचा जा सके। क्योंकि देखो अगर एक बैंक मिस सेलिंग कर देता है, यानी कि एक ऐसा यूजर जिसे ए प्रोडक्ट चाहिए था और बैंक ने उसे बी प्रोडक्ट सेल कर दिया, तो उसकी वजह से उसको लिटिगेशन रिस्क भी फेस करने पड़ सकते हैं जिससे उसकी रेपुटेशन भी खराब हो सकती है और उसका क्रेडिट भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी जो है वो बनानी जरूरी है जिससे पहले जो हमारे सेल्स टीम है वो अवेयर हो जाए, मतलब कि सेल्स टीम पहले ये पता लगा ले कि जो हमारे यूजर्स हैं उनको किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके हिसाब से उनको जो है प्रोडक्ट जो है वो ऑफर कर पाए। और ये जो पॉलिसी है वो नॉर्मली जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हो गए उसके केस में यूज जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉलिसी का काम क्या है? तो ऐसे यूजर्स जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, रिस्क को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, उनको ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करवानी, पहले उनको बतानी, फिर उनको जो है वो सेल करनी है। जो फ्रंट ऑफिस सेल्स टीम है और जो डीलर्स है उनके लिए जरूरी है कि वो इन पॉलिसीज से खुद को अवेयर करें, यानी कि इन पॉलिसीज को अच्छे तरीके से स्टडी करें, इन पॉलिसीज के जो गाइडलाइंस रूल्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझें। सेल्स डीलर के लिए जरूरी है कि वो एक ड्यू डिलिजेंस का प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस जो है वो कंडक्ट करें यूजर एप्रोप्रिएटनेस और सूटेबिलिटी के रिगार्डिंग और जान पाए कि जो प्रोडक्ट वो ऑफर कर रहे हैं वो यूजर्स के लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, अच्छा है या फिर नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉनिटरिंग। ये जो टॉपिक था वो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड था। मॉनिटरिंग के अंदर क्या है? देखो मॉनिटरिंग जरूरी है। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, करने के बाद आपको उसको मॉनिटर करना जरूरी है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है ताकि जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कंप्लायंस मेंटेन किया जा सके और जो रिस्क है उसको यहाँ पर मिनिमाइज जो है वो किया जा सके। तो बैंक को कुछ यहाँ पर सेट ऑफ गाइडलाइंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वो इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करता है। वो गाइडलाइंस क्या है? तो पहला जो गाइडलाइन है वो है सेपरेशन ऑफ फंक्शन। तो जो फंक्शनल सेपरेशन है वो करनी जरूरी है बैंक के लिए।
जैसे कि जो ट्रेडिंग, सेटलमेंट, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसके अंदर फंक्शनल सेपरेशन करनी जरूरी है और इनको अलग अलग से जो है वो परफॉर्म करना जरूरी है, और अलग अलग पर्सन इन फंक्शंस को परफॉर्म करे तो और ज्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद फंक्शनल सेपरेशन के साथ साथ बैंकों को ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी ट्रेडिंग और बैक ऑफिस फंक्शन है जो कि रिलेटेड है बैंक के ओन इन्वेस्टमेंट अकाउंट के साथ रिलेटेड है या फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम के साथ रिलेटेड है, तो उसके बीच में भी प्रॉपर फंक्शनल सेपरेशन जो है वो क्रिएट किया जा सके। कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें तो अगर मान के चलिए कोई बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में डील कर रही है, इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ पे जो है वो कर रही है, तो उसे जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको फिमदा के जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो करते हुए ही जो है वो परफॉर्म करना है, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई भी मान के चलिए कोई बैंक है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, और ये बैंक के पास SGL और CSGL अकाउंट है, यानी कि ये SGL और CSGL अकाउंट होल्डर है, तो उसे सभी ट्रांजेक्शन के लिए जो फिमदा का कोड ऑफ कंडक्ट है उसे फॉलो करना जरूरी होगा। अगर ये जो ट्रांजेक्शन है वो NDS-OM या फिर OTC मार्केट से जो है वो परफॉर्म कर रहा है, कि थ्रू जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर डील स्लिप्स। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन की जाएगी तो उसके लिए एक प्रॉपर डील स्लिप जो है वो प्रिपेयर की जाएगी, जिसके अंदर डील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे कि डील की नेचर क्या है, काउंटर पार्टी का नेम क्या है, और ये जो डील है वो डायरेक्ट डील है या फिर ब्रोकर के थ्रू की गई डील है, और अगर ब्रोकर के थ्रू डील की गई है तो ब्रोकर का नेम, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी, अमाउंट, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट डेट, ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी जरूरी होती है, ठीक है। जब यहाँ पर एक बार डील हो जाती है, ठीक है, डील जब हो जाती है तो जो डीलर है वो इमीडिएटली जो है डील स्लिप जो है वो बैक ऑफिस को दे देगा, ताकि बैक ऑफिस जो है उसे रिकॉर्ड कर पाए उस ट्रांजेक्शन को और प्रोसेस कर पाए, ठीक है। फिर आता है ट्रांजेक्शन कंफर्मेशन। देखो कोई भी डील हो तो एक ऐसा सिस्टम बैंक के पास होना चाहिए कि वो यहाँ पर काउंटर पार्टी से कंफर्मेशन रिसीव कर सके और जरूरत पड़ने पर कंफर्मेशन दे भी पाए, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर रिटर्न कंफर्मेशन है काउंटर पार्टी से रिसीव हुई है और उसके अंदर जो इसेंशियल डिटेल्स है उनको मॉनिटर करने का जो काम होता है वो बैक ऑफिस वाले जो है वो करते हैं। फिर आता है रिपोर्टिंग कंफर्मेशन ऑफ OTC ट्रेड्स ऑन FTRAC। देखो FTRAC ये बेसिकली एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको क्लियरिंग कॉर्प डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। तो बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो जितने भी ऑल ओवर द काउंटर ट्रेड्स कर रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है जैसे कि कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या फिर जो रेपो ट्रेड्स है जैसे कि कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, CP, CD, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जिनका जो ओरिजिनल मेच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम का है, तो ये जितने भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहा है बैंक उसे रिपोर्ट करना जरूरी होता है FTRAC के ऊपर। फिर से बताता हूं कि जितने भी OTC ट्रेड्स कर रहा है बैंक और जितने भी रेपो ट्रेड्स कर रहा है बैंक उसकी एक रिपोर्ट बनाकर देनी पड़ती है, सबमिट करवानी पड़ती है FTRAC के पास, और ये एक रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसको क्लियरिंग कॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर ट्रेड्स को रिपोर्ट किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर FTRAC के ऊपर, ठीक है, तो नॉर्मली देखो जो दोनों बैंक्स के जो बैक ऑफिस होते हैं वो फिजिकली इस ट्रांजेक्शन को, इस ट्रेड को जो है वो कंफर्म करते हैं कि ये ट्रांजेक्शन एक्चुअली में हुई है या फिर नहीं है, यानी कि डील स्लिप को तो कंफर्म करते हैं, साथ ही साथ फिजिकली जाकर भी कंफर्म करते हैं कि ये डील एक्चुअली में हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। अगर हम FTRAC की बात करें तो जो ईच पार्टी है उसे एक इंडिविजुअल रिपोर्ट जो वो बनानी पड़ती है अपनी साइड की ट्रेड की। जैसे दो बैंक है, एक बाय कर रहा है एक सेल कर रहा है, तो बाइंग बैंक को बाय का जो बाय करने की जो साइड है उसकी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी और सेलिंग बैंक को सेल करने की जो रिपोर्ट है वो बनानी पड़ेगी। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिटेल्स को वैलिडेट करता है और मैच करता है, इंश्योर करता है कि जो दोनों साइड की जो डिटेल्स हो वो एक दूसरे से मैच करती हो, कोई भी डिफरेंस नहीं हो। जैसे अगर 50 साल की सिक्योरिटीज की सेल की गई है तो बैंक ए के रिपोर्ट में ही 50 साल की सेल्स होनी चाहिए, बैंक बी के रिपोर्ट में ही 50 साल रुपए की सेल्स होनी चाहिए। उसके बाद आता है नो सब्सटीट्यूशन। एक बार अगर ट्रेड फाइनलाइज हो गई है तो उस केस में उसके अंदर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया जा सकता, ना तो काउंटर पार्टी को चेंज किया जा सकता है और ना ही जो सिक्योरिटी ट्रेड की जा रही है उसको यहाँ पर चेंज किया जा सकता है, मतलब कि इन दोनों को ही चेंज जो है वो नहीं किया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो हमारे डील्स है वो ट्रांसपेरेंट रहे। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर PMS ट्रांजेक्शन। अगर कोई भी यहाँ पर PMS ट्रांजेक्शन है तो ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्लियरली इंडिकेट करेगी कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली बैंक अपने क्लाइंट के लिए कर रहा है और बैंक ये खुद अपने लिए नहीं कर रहा है, ठीक है। और बैंक को ये स्पेसिफाई करना जरूरी होगा कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक सिर्फ और सिर्फ एक एजेंट का रोल जो है वो प्ले कर रहा है। फिर आता है आपका यहाँ पर अकाउंट रिकंसिलेशन। क्या आता है आपका यहाँ पर अकाउंट रिकंसिलेशन? तो देखो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। साथ के साथ ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको बैंक का जो
पीडीओ के पास जो बुक्स मेंटेन किए गए हैं उसके अंदर भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो क्वार्टरली इंटरवल के ऊपर इन बैलेंसेस को, यानी कि बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो डिटेल्स हैं और जो पीडीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो डिटेल्स है उनको आपस में रिकंसाइल किया जाता है, यानी कि मैच किया जाता है। और मैच करने के बाद जो रिकंसिलेशन का रिजल्ट हुआ है उसको चेक करने का काम जो है वो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो करता है। फिर आता है यहाँ पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो जो बैंक है वो बेसिकली यहाँ पर जितने भी BRSGR ट्रांसफर फॉर्म्स है उनको वेरीफाई करने का जो है वो काम करेगा। साथ के साथ जो ब्रोकर रिसिप्ट है, ऑथराइज सिग्नेचर्स है जो कि अदर बैंक से रिसीव हुए हैं, उनको भी वेरीफाई जो है वो करेगा बैंक, ठीक है, ताकि कोई भी अगर गलती हो, कोई भी फ्रॉड हो तो उसे फाइंड आउट किया जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर रिपोर्टिंग टू द मैनेजमेंट। तो बैंक को एक सिस्टम, रिपोर्टिंग सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा जिससे वो टॉप मैनेजमेंट को वीकली बेसिस पे रिपोर्ट कर सके वेरियस ट्रांजेक्शंस के रिगार्डिंग जो कि परफॉर्म की गई है बैंक के द्वारा। जैसे कि अगर यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन की गई सिक्योरिटीज के अंदर तो उसकी रिपोर्टिंग की जा सके। फिर यहाँ पर कोई SGL ट्रांसफर फॉर्म बाउंस हो गया तो उसकी इंफॉर्मेशन भी दी जा सके, रिपोर्ट की जा सके, ठीक है। उसके बाद अगर कोई BR आउटस्टैंडिंग है जो 1 महीने से ज्यादा के लिए आउटस्टैंडिंग है तो उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर की जा सके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे रिपोर्ट जो है वो किया जा सके टॉप मैनेजमेंट को, ठीक है। फिर आता है अवॉइडिंग थर्ड पार्टी चेक। तो देखो बैंक के लिए जरूरी होता है कि वो कोई भी ऐसा चेक उस अकाउंट पे ड्रॉ नहीं कर सकती है जो कि उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन किया हुआ है। जैसे मान के चलिए कि एक ए बैंक है, ठीक है, उसने एक ABC अकाउंट जो है वो RBI के पास जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ए बैंक किसी भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए इस अकाउंट के ऊपर जो है चेक जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। ऐसी ट्रांजेक्शन के लिए बैंक नॉर्मली बैंकर चेक्स और पे ऑर्डर का यूज जो है वो करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर कैपिटल मार्केट बोरोइंग। तो जो ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड होता है उसे रेगुलरली बेसिस पे जो बैंक का एक्सपोजर होता है कैपिटल मार्केट के अंदर उसे रेगुलेट करना, मतलब कि मॉनिटर करना जरूरी होता है। और ध्यान में रखना होता है कि ये जो एक्सपोजर है कैपिटल मार्केट के अंदर, एक्सपोजर इन कैपिटल मार्केट का मतलब है कि बैंक ने जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है कैपिटल मार्केट के अंदर वो बेसिकली RBI के गाइडेंस के अकॉर्डिंग जो है वो होना चाहिए। तो ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बोर्ड को इन्फॉर्म करे कि कैपिटल मार्केट के अंदर बैंक का ओवरऑल एक्सपोजर कितना है और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साथ के साथ एडुकेट रिस्क मैनेजमेंट किया जा रहा है कि नहीं, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो किसी भी तरह के कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए ध्यान में रखना है कि जो स्टॉक ब्रोकर्स है, ठीक है, अगर वो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर है, मतलब कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहा है बैंक का, या फिर किसी और अदर कैपेसिटी में है, तो वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट कमेटी का हिस्सा जो है वो नहीं हो सकता है, ना ही वो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। यानी कि जो स्टॉक ब्रोकर है वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ना तो ले सकता है और ना ही डिसीजन लेते वक्त उसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकता है, ना ही अपनी राय जो है वो रख सकता है, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पर रेगुलर ऑडिट्स, ठीक है। रेगुलर ऑडिट, देखो जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसे बेसिकली ऑन गोइंग बेसिस पे ये जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की जा रही सिक्योरिटीज के अंदर उसकी ऑडिट करवानी जो है वो जरूरी होती है और मॉनिटर करना होता है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी जो बनाई गई है उसके साथ ये जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लाइंस कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। और अगर कोई भी डेफिशिएंसी होती है, जैसे कि अगर रिस्क लिमिट एक्सीड कर जाती है, तो उसकी रिपोर्ट जो है वो मैनेजमेंट को जो है वो करनी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये जो ऑडिट है वो ऑनगोइंग बेसिस पे होती है, यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है। और ये ऑडिट कौन करवाता है? तो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट बैंक का जो है वो करवाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं इनकी सेटलमेंट जो है वो कैसे की जाती है, तो पहले बात करते हैं सिक्योरिटीज इन SGL अकाउंट। अगर कोई SGL अकाउंट बैंक ने मेंटेन किया हुआ है और उसके अंदर जो सिक्योरिटीज है उनकी सेटलमेंट कैसे की जाती है, तो देखो अगर SGL अकाउंट से बैंक कोई भी ट्रांसफर करना चाहता है और वहां पर बैंक के पास SGL फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ये जो ट्रांसफर है वो सिर्फ और सिर्फ एक रेगुलर करंट अकाउंट के थ्रू ही किया जा सकता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन किया होगा। यानी कि अगर SGL अकाउंट से कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफर करना चाहता है बैंक, तो उसे सबसे पहले करंट अकाउंट जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास मेंटेन करना पड़ेगा और इस करंट अकाउंट के थ्रू ही वो सिक्योरिटीज को ट्रांसफर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जितनी भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के साथ जो है वो रिलेटेड है और उसके लिए बैंक के पास SGL फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है, तो वो SGL अकाउंट के थ्रू ही इन ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर सकता है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि मान के चलिए यहाँ पर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बैंक सेल करना चाहता है
और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए एसजीएल फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बैंक ये जो ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एसजीएल अकाउंट के थ्रू ही कर सकता है और किसी तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म की, जिसके थ्रू एसजीएल के अंदर जो भी सिक्योरिटीज वगैरह उनको ट्रांसफर जो है वो किया जाता है, तो अगर यहाँ पर कोई भी एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म है जो कि सेल ट्रांजेक्शन को कवर कर रहा है, तो बैक ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो यहाँ पर इंश्योर करे कि फॉर्म को इशू करने से पहले एसजीएल अकाउंट के अंदर सफिशियंट बैलेंस जो है वो होना जरूरी है, ताकि ये जो फॉर्म है वो बाउंस ना हो जाए। अगर सफिशियंट बैलेंस नहीं होगा तो ये बाउंस हो जाएगा, जिसका बैंक के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो परचेजिंग बैंक है वो यहाँ पर चेक तभी इशू कर सकती है पेमेंट करने के लिए अगर उसके पास एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म जो है वो आ जाएगा सेलिंग बैंक के द्वारा। मतलब कि सेलिंग बैंक जो है वो एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म इशू करेगी और ये किसे देगी? परचेजिंग बैंक को। और परचेजिंग बैंक के पास जब ये फॉर्म आ जाएगा तभी वो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए चेक इशू कर सकती है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म हैंडलिंग कंप्लायंस प्रोसीजर। तो ये जो एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म होता है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रिस्क्राइब करता है। और ये जो फॉर्म होता है वो सेमी सिक्योरिटी पेपर पे प्रिंटेड होता है, जिसका एक यूनिफॉर्म साइज होता है, ठीक है। अब ये जो एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म है इसको 2 ऑथराइज ऑफिशियल्स के द्वारा साइन किया होना जरूरी है। तो बैंक के 2 ऑथराइज ऑफिशियल्स जिनके जो सिग्नेचर्स हैं वो बेसिकली बैंक के रिस्पेक्टिव पब्लिक डेट ऑफिस के अंदर रजिस्टर्ड है, रिकॉर्डेड है, तो उनका इस एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म के ऊपर साइन करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म है ये परचेजिंग बैंक रिसीव करता है, तो इमिडिएटली बेसिस पे उसे ये जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको एसजीएल अकाउंट पे इमिडिएटली बेसिस पे डिपॉजिट करवाना जरूरी होता है। अगर बैंक चाहे, अगर बैंक सोच रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये जो एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म है उसे रिटर्न कर देगा बैंक को और इन सिक्योरिटीज को वापस सेल कर देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, ए और बी बैंक है, ए ने यहाँ पर एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म जो है वो बी को सेंड किया, बी परचेजिंग बैंक हो गई, ठीक है। तो जैसे इसके पास ये फॉर्म आया इसे इमीडिएटली अपने एसजीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर जो है वो करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा। और बी ऐसा नहीं कर सकती है कि वो सिर्फ ये फॉर्म को ट्रांसफर करके ए को वापस ये सिक्योरिटी सेल कर दे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी बाउंसिंग एसजीएल है, जैसे सेलिंग बैंक ने कोई एसजीएल ट्रांसफर फॉर्म इशू किया बाइंग बैंक को, बाइंग बैंक के फेवर में, और वो बाउंस हो गया, तो बाइंग बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इमीडिएटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस चीज़ की रिपोर्टिंग करे, उसके नोटिस में लेकर आए, ठीक है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग फॉर द डील्स। तो ये जो डील्स होती हैं उसकी अकाउंटिंग जो है वो कैसे की जाती है? तो देखो, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसकी एक डील स्लिप जो है वो प्रिपेयर की जाती है। डील स्लिप के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि नेम ऑफ द काउंटर पार्टी, ये डील डायरेक्ट की गई है या फिर ब्रोकर के थ्रू की गई है, ब्रोकर का नेम, डिटेल ऑफ सिक्योरिटी, अमाउंट, प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट डेट एंड टाइम, ये सारी चीजें मेंशन की जाती है। उसके बाद एक यहाँ पर सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू काउंटर पार्टी से कंफर्मेशन जो है वो रिसीव भी किया जा सके और उसे इशू भी किया जा सके ईच डील के लिए, ठीक है। और ये जो डील स्लिप्स होते हैं वो सीरियली नंबर्ड होनी चाहिए और इन्हें हमें सेपरेटली जो है वो कंट्रोल करना है ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो ईच डील स्लिप है उसको हमने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड किया है, वेरीफाई किया है, चेक किया है, उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई ट्रांजेक्शन हो जाती है तो जो वाउचर पास किया गया होता है उसके बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स हैं जो कि हमें ब्रोकर से रिसीव हुए हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं। फिर वेरिफिकेशन करने के बाद काउंटर पार्टी से उसे कंफर्म करते हैं और जैसे ही ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन कंफर्म भी हो जाती है, वेरीफाई भी हो जाती है, तो जो वाउचर पास किया गया था उसके बेसिस पे हम इसे बैकअप अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से पहले आपको जो वाउचर है उसकी जरूरत पड़ेगी, वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और कंफर्मेशन की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्रोकर वाइज डिटेल्स हैं वो भी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, यानी कि एक ब्रोकर ने, मतलब कि जितनी भी यहाँ पर डील्स की गई हैं डिफरेंट ब्रोकर के द्वारा, तो इन डिटेल्स का जो रिकॉर्ड है वो ब्रोकर वाइज हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ब्रोकरेज पे की गई है ब्रोकर्स को वो भी हमें उस रिकॉर्ड के अंदर जो है मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है वो बेसिकली यहाँ पर चेक करेगा कि जो सिक्योरिटीज है वो जो 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 ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो सही तरीके से परफॉर्म की गई है कि नहीं। तो ये जो चेकिंग है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के थ्रू ये ऑन गोइंग बेसिस पे जो है वो की जाएगी और ये मॉनिटर करेगा कि जो लेट डाउन मैनेजमेंट पॉलिसीज है और प्रिस्क्राइब प्रोसीजर्स है उनके साथ प्रॉपर कंप्लायंस जो है वो किया होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो डायरेक्टली मैनेजमेंट को जो है वो रिपोर्ट करेगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो ये बार बार बुक के अंदर लिखी हुई थी, कुछ चेंजेस थे इसलिए मैंने आपको दोबारा यहाँ पे जो है वो करवा दिया। कुछ सिमिलर है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस भी है, ठीक है।
अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का मतलब है कि बैंक ने जो भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उसको वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर कैसे जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफाई किए गए हैं बैंकों के लिए, जिनको बैंकों को फॉलो करना पड़ता है जब भी वो इन्वेस्टमेंट्स की अकाउंटिंग जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कुछ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर कोई बैंक है उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है या फिर वो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर बैंक को जो भी इनकम रिसीव हो रही है उस इनकम को बैंक जो है वो कैश बेसिस के ऊपर जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेगा, अक्रूवल बेसिस पे नहीं। सबसे पहले कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस होता है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कैश बेसिस का मतलब है कि जब आपके पास इनकम आ जाएगी, यानी कि जब आपके पास कैश आ जाएगा तब आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। जैसे मान के चलिए एक एबीसी बैंक है, ठीक है, उसने यहाँ पर एक लोन दिया है, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला 10,000 पे, ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट था वो ड्यू हुआ था 15 तारीख को और बैंक को रिसीव हुआ है 20 तारीख को। तो बैंक अगर कैश बेसिस को फॉलो करे तो वो इस इनकम को, इंटरेस्ट को 20 तारीख को जो है वो रिकॉर्ड करे। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कि जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन अक्रू हो जाती है, ड्यू हो जाती है, तो अगर एबीसी बैंक अक्रूवल बेसिस को फॉलो करेगा तो ये जो 10,000 रुपए की इनकम है ना, ये 15 तारीख को रिकॉर्ड करेगा, चाहे कैश उसको 20 तारीख को मिला है। तो सभी बैंकों को बोला गया है कि अगर आपको कोई इनकम मिलती है म्यूचुअल फंड यूनिट से या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इक्विटी शेयर्स के, तो उनको आपने कैश बेसिस के ऊपर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करना है, ना कि अक्रूवल बेसिस पे। हालांकि अगर यहाँ पर किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में उसे जो है अक्रूवल बेसिस पे इनकम को रिकॉर्ड करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, ये जो सिक्योरिटीज है इसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट मिलता है और जो इंटरेस्ट होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, और जब ये पहले से ही फिक्स है तो आपको पता है कि इनकम आपको मिलनी ही मिलनी है, तो आप इसे अक्रूवल बेसिस पे भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट हो चैट बॉक्स में ऐसे करके पूछ सकते हो। फटाफट से बताइए कि आपको यहां तक क्लियर है या फिर ऑल इज क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बात करते हैं कनकरेंट ऑडिट की, ठीक है। पहले कनकरेंट ऑडिट क्या होता है इसका थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए। करंट कनकरेंट ऑडिट का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म की जा रही है उसके रियल टाइम बेसिस पे ऑडिटिंग करना। यानी कि आपने कोई जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म किया, आप उसी टाइम उसकी ऑडिटिंग करो और चेक करो कि वो ट्रांजेक्शन एक्यूरेट है या फिर नहीं, कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। तो जो भी ट्रेजरी फंक्शंस है जैसे कि इन्वेस्टमेंट, फंड मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग इंटरबैंक बोरोविंग्स, बिल डिस्काउंटिंग, इन सभी की कनकरेंट ऑडिट जो है वो करवानी जरूरी है। और जो भी रिजल्ट्स आता है ऑडिट का, उसे बैंक के चेयरमैन या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनको प्रिस्क्राइब इंटरवल पर रिपोर्ट करना जो है वो जरूरी होता है। यानी कि पहले ऑडिट होगा, फिर ऑडिट करने के बाद जो भी रिजल्ट हुआ है उस रिजल्ट को चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा ऑडिटर, ओके। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ये जो कनकरेंट ऑडिट है वो क्या है, तो बेसिकली जो हमारा यहाँ पर बैंक है वो चाहता है कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट जो है बिल्कुल एक्यूरेट हो। तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो एक एडुकेट ऑडिट प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करे बैंक के अंदर, ताकि उस प्रोसीजर को फॉलो करके जो ऑडिटिंग है वो सही तरीके से किया जा सके और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो जो है वो किया जा सके। फिर आता है आपका यहाँ पर एस्पेक्ट कवर्ड इन द कनकरेंट ऑडिट। तो कनकरेंट ऑडिट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट जो है यहाँ पर कवर किए जाते हैं, तो देखो, सबसे पहले कनकरेंट ऑडिट कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करता है और इंश्योर करता है कि वो सारी चीजें सही होनी चाहिए। सबसे पहले देखो, जो कनकरेंट ऑडिट है वो चेक करता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है अगर उसने सिक्योरिटीज की परचेज और सेल की है तो वो जो डिपार्टमेंट है उसने ये जो काम है, ये जो ट्रेडिंग है, वो डेलीगेटेड पावर के अकॉर्डिंग की है या फिर नहीं की है। इस चीज को कनकरेंट ऑडिट जो है वो चेक करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलिए, एक डिपार्टमेंट था बैंक का, उसे बोला गया था कि आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मैक्सिमम 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है और एक ट्रांजेक्शन हुई है 50 लाख रुपए की, ठीक है। तो कनकरेंट ऑडिट यहाँ पर परफॉर्म करे, वेरीफाई करेगा कि ये जो 50 लाख की ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है, क्या डिपार्टमेंट के पास इतनी पावर थी 50 लाख की ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने की। तो जब वो चेक करेगा तो उसे पता लग जाएगा कि नहीं थी, तब वो एप्रोप्रिएट एक्शंस लेगा, मैनेजमेंट को इसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डेलीगेटेड पावर के अंदर ही परचेज और सेल करें सिक्योरिटीज की। इस चीज को इंश्योर करना कनकरेंट ऑडिट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटीज है जो कि एसजीएल नहीं है या फिर उन्हें डीमेट फॉर्म में मेंटेन करके रखा हुआ है, तो बैंक उसे फिजिकल फॉर्म में भी होल्ड करके रखे। कहने का सिंपल सा मतलब है कि अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी है
जो कि अदर देन एसजीएल है और अदर देन डीमेट फॉर्म में उसे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो उसे बैंक को फिजिकल फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो उस बैंक ने इन सिक्योरिटीज को, जिनको उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किया है, उनको उसने फिजिकल फॉर्म में अपने पास होल्ड करके रखा है कि नहीं कर रखा है, इस चीज को भी चेक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो सेल और परचेज होती है ट्रांजेक्शन की, वो ऐसे रेट पर की जानी चाहिए जो कि बैंक के लिए बेनिफिशियल है। यानी कि कनकरेंट ऑडिटर ये ध्यान में रखेगा कि जितने भी सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक ऐसे रेट पे की जाए जिससे बैंक को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट और किसी भी तरह का लॉस जो है वो ना हो। साथ के साथ जो यहाँ पर ब्रोकर की जो लिमिट है, ठीक है, वो लिमिट को ब्रोकर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को वेरीफाई करने का काम भी कनकरेंट ऑडिटर जो है वो करता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनकरेंट ऑडिट का। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है, तो उस एक्सीड लिमिट के बारे में मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है कनकरेंट ऑडिटर। ठीक है, उसके बाद जो इंटरनल कंट्रोल गाइडलाइंस है, जैसे कि शेयर्स को, परमिजिबल शेयर्स को एक्वायर करना, डिबेंचर्स को एक्वायर करना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एक्वायर करना सेकेंडरी मार्केट से, उनके साथ कंपेयर किया जा रहा है कि नहीं, मतलब कि कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उस चीज को भी वेरीफाई करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कनकरेंट ऑडिटर का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कनकरेंट ऑडिटर के। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट का मतलब आपको समझा दो। इंटरनल ऑडिट एक ऐसी ऑडिटिंग होती है जो कि कंपनी खुद करवाती है, बैंक खुद करवाती है, ताकि वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी को चेक कर पाए, जो ट्रांजेक्शन परफॉर्म की गई है उनकी एक्यूरेसी को चेक कर सके, और कोई भी एरर हो या फिर फ्रॉड है उसको फाइंड आउट किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो भी यहाँ पर परचेज ऑफ सेल होती है उनको सेपरेटली जो है इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ऑडिट जो है वो किया जाता है। यानी कि परचेज की अलग और सेल की अलग से ऑडिटिंग की जाती है। जो बैक ऑफिस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कम से कम एक साल में 2 बार, यानी कि हाफ ईयरली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जो है वो ऑडिट करे। ठीक है, और ये जो ऑडिटिंग है वो ऑपरेशन, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जो ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उससे अलग होने चाहिए। ठीक है, साथ के साथ जब ये ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म किए जाएंगे तो ये जो डीलर है वो प्रॉपरली जो है लेडर इंटरनल पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज को भी वेरीफाई करना एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल ऑडिट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर कुछ लिस्ट है हमारी, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, रजिस्टर्ड एडवाइजर्स हैं, लेटर्स हैं, मैसेजेस हैं, जिनको बैंक जनरेट करती है कंप्यूटर की हेल्प से, और इनको डेली बेसिस के ऊपर या फिर मंथली बेसिस के ऊपर प्रिंट किया जाता है और इसकी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे डेली प्रिंट आउट, यानी कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स, रजिस्टर्स जिनको डेली बेसिस पे बैंक जो है वो प्रिंट करता है। ठीक है, कौन कौन से है, पहला देखो, रुपी फंडिंग डील्स टुडे, उसके बाद रेडी डील्स डन टुडे, बिल परचेज टुडे, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक टुडे, बिल रिजर्व टुडे, उसके बाद इंटरबैंक डील्स रजिस्टर, डेली पोजीशन बैलेंसिंग, नोस्ट्रो लेजर, नोस्ट्रो बैलेंस, कंट्री एक्सपोजर, काउंटर पार्टी एक्सपोजर, एडवांस बिल आउटस्टैंडिंग, डेली एडवांस बिल रिपोर्ट्स, गैप डेली, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एडवाइसेस टू कस्टमर, सप्लीमेंट्री कैश बुक, समरी ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट वैल्यूएशन, 5 डे समरी ऑफ फंड्स। ठीक है, उसके बाद रुपीज सेटलमेंट इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग ऑन गिवन डेट, इंटरबैंक कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग ऑन गिवन डेट इंक्लूडिंग टर्म सपोर्ट फॉरवर्ड, confirmation interbank settlement vouchers, money market settlement vouchers, money market confirmation, rupee funding statement, payment messages by swift। काफी लंबी लिस्ट है, तो वैसे तो बुक के अंदर इतना डिटेल में आपको दिया नहीं गया है, तो इसीलिए आपको सिर्फ नाम यहाँ पर याद जो है वो रखने हैं और लिस्ट को देख के घबराना नहीं है। फिर उसके बाद करेंसी वाइज डेट वाइज कंसोलिडेटेड फॉरवर्ड परचेज एंड सेल स्टेटमेंट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम मेकिंग यूज ऑफ फंडिंग रिड्यूसिंग गैप थ्रू स्वैप। उसके बाद फंड्स ऑन गिवन डेट, फंड समरी, फॉरेक्स आउटस्टैंडिंग डील्स, तो ये कुछ स्टेटमेंट है जो कि डेली बेसिस पे प्रिंट की जाती है बैंक के द्वारा। फिर आता है आपका यहाँ पर सम मंथली प्रिंट आउट्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपके आउटस्टैंडिंग इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस, उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिल्स, आउटस्टैंडिंग रेडी, आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करेंसी वाइज, स्लिप वाइज, मंथ वाइज, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एडवांस बिल्स, ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, IC4 IC6 स्टेटमेंट्स, उसके बाद आर रिटर्न, सप्लीमेंट्स, फ्राइडे पोजीशंस, नोस्ट्रो वैल्यूएशन, फॉरवर्ड वैल्यूएशन, ब्रोकरेज, फेडाई रेट्स, RBI सेल्स, रुपी फंडिंग, मर्चेंट इंटरबैंक रेशो, इंटरबैंक टर्नओवर, फिर उसके बाद आपका मर्चेंट टर्नओवर, कोरस्पॉन्डेंट टर्नओवर, करेंसी टर्नओवर। ठीक है, फिर आपका मनी मार्केट आउटस्टैंडिंग, मनी मार्केट फंड पोजीशन और रिकंसलेशन लेजर आउटस्टैंडिंग। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे
जो कि हमने आज इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर किए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक था फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस और मिड ऑफिस, वो यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो हमने डिटेल में फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस, बैक ऑफिस के बारे में पढ़ा। तो अगर मैं यहाँ पर चैप्टर को कंक्लूड करूँ तो आपका जो ट्रेजरी ऑपरेशंस है उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को आप 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, जो कि आप फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस वाले ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि सेल परचेज करते हैं और रिस्क लेते हैं। मिड ऑफिस वाले उस रिस्क को मैनेज करते हैं, रिस्क लिमिट को फिक्स करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो रिस्क है वो रिस्क लिमिट के अंदर ही लिया जाए। और जो बैक ऑफिस वाले होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क और सपोर्ट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि मिड ऑफिस और फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर हो गए तो आपको हर एक क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं भी आता है तब भी चैट बॉक्स में जरूर यहाँ पर आंसर जो है वो करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, फॉरेक्स, इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड प्रीशियस मेटल। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर ऑफिस होता है जो कि यहाँ पर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटीज, फॉरेक्स को बाय करता है, सेल करता है और उनकी ट्रेडिंग करता है? पहला चीफ डीलर, मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस या फिर बैक ऑफिस? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? चीफ डीलर, मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस या फिर बैक ऑफिस? फटाफट से इसका आंसर बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा फ्रंट ऑफिस इज अ करेंट आंसर। जो फ्रंट ऑफिस होता है वो डायरेक्टली यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करने का जो है वो काम करता है। उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकली फ्रंट ऑफिस फंक्शन? इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि फ्रंट ऑफिस नहीं परफॉर्म करता है? पहला देखो, इंप्लीमेंट एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, मैनेजिंग कस्टमर अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, कोलैबोरेटिंग विद ट्रेडिंग एंड डिलीवरी सिस्टम, कंडक्टिंग ट्रेड्स टू जनरेट प्रॉफिट्स। फटाफट से बताइए इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि यहाँ पर फ्रंट ऑफिस वाले परफॉर्म नहीं करते हैं? फटाफट से इसका आंसर बताइए। फटाफट से चैट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। देखो, कस्टमर के अकाउंट्स और डिपॉजिट्स को मेंटेन करना ये काम फ्रंट ऑफिस वालों का नहीं होता है। ठीक है, अब ये डिपॉजिट्स बेसिकली जैसे कि करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, बाकी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना और इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर उसके बाद ट्रेडिंग और डिलीवरी स्टेट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना, साथ में मिलकर काम करना और ट्रेड्स को कंडक्ट करना ताकि प्रॉफिट को जनरेट किया जा सके। ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। ठीक है, उसके बाद देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ अ डीलर इन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ठीक है, तो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है? बैंक है। ठीक है, तो एक बैंक के अंदर जो डीलर होता है उसका क्या रोल होता है? पहला देखो, टू मैनेज कस्टमर अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स, मतलब कस्टमर के जो अकाउंट्स हैं, जो डिपॉजिट्स को मैनेज करना, या फिर मार्केट रिसर्च को कंडक्ट करना और एनालिसिस करना, या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल करना मार्केट के अंदर, या फिर ओवरसी द बैंक्स रेगुलेटरी कंप्लायंस। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो, जो डीलर है उसका काम होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डीलिंग करना, उनको बाय और सेल करना। ठीक है, नॉर्मली देखो जो एक डीलर होता है वो किसी एक मार्केट के अंदर स्पेशलाइज्ड होता है, जैसे कि मनी मार्केट में हो सकता है, फॉरेक्स मार्केट के अंदर होता है। पर जब हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी की बात करते हैं तो नॉर्मली एक डीलर को सभी मार्केट्स के साथ फेमिलियर होना जरूरी होता है। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड ट्रेजरी इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, ट्रेजरी मैनेजमेंट के अंदर, तो उसको उस लेक्चर को जाकर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीलर इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि डीलर के रिगार्डिंग करेक्ट है? पहला, डीलर स्पेशलाइज ओनली इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जो डीलर है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ही स्पेशलाइज होते हैं। या फिर डीलर्स आर जनरली अनफेमिलियर विद ऑल मार्केट्स इन इंटीग्रेटेड ट्रेजरी, या फिर डीलर्स में स्पेशलाइज इन वन मार्केट बट इन इंटीग्रेटेड ट्रेजरी दे आर जनरली फेमिलियर विद ऑल मार्केट। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डीलर्स हैं वो किसी एक मार्केट के अंदर स्पेशलाइज होते हैं, पर इंटीग्रेटेड ट्रेजरी के अंदर जो एक डीलर होता है वो सभी मार्केट्स के साथ जो फेमिलियर होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें, Dash office is responsible for assessing, managing risk in real time. It monitors the risk exposure of bank activities and ensures compliance with the established policies. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑफिस होता है जो कि यहाँ पर रियल टाइम बेसिस पे रिस्क को असेस भी करता है, उसको मैनेज भी करता है और मॉनिटर करता रहता है कि जो बैंक की एक्टिविटीज हैं वो एस्टैब्लिश पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही हों, यानी कि रिस्क एक्सपोजर के अंडर ही रहें। चीफ डीलर, मिड ऑफिस, फ्रंट ऑफिस या फिर बैक ऑफिस? फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका आंसर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मिड ऑफिस इज द करेक्ट आंसर। देखो जो फ्रंट ऑफिस वाले जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो जो भी रिस्क फेस करते हैं, रिस्क टेकर कौन है? फ्रंट ऑफिस वाले। जैसे कि मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, उस रिस्क को एसेस करके मैनेज करने का जो काम होता है वो मिड ऑफिस वाले जो है वो करते हैं, ठीक है। ये लिमिट भी फिक्स करते हैं और मॉनिटर भी करते रहते हैं, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ दीज इज अ फंक्शन ऑफ मिड ऑफिस, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो कि मिड ऑफिस का फंक्शन होता है? पहला, सेटिंग लिमिट्स फॉर रिस्क एक्सपोजर एंड रेगुलरली मॉनिटरिंग वेदर दोज लिमिट्स आर बीइंग फॉलोड। यानी कि जो रिस्क एक्सपोजर और रिस्क एक्सपोजर है उसकी लिमिट को सेट करना और रेगुलरली बेसिस पे मॉनिटर करना कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो लिमिट्स के अंदर है या फिर नहीं है, लिमिट्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एनालाइजिंग मार्केट ट्रेंड यूजिंग इंटरनल असेसमेंट एंड रिसर्च टू प्रेडिक्ट पॉसिबल मूवमेंट, ये भी करेक्ट है कि मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करना ताकि प्रिडिक्ट किया जा सके कि फ्यूचर में जाकर मार्केट के अंदर क्या क्या मूवमेंट जो है वो होने वाले, जिसके हिसाब से आप एडवांस में डिसीजन वगैरह जो है वो ले सको और पॉलिसीज वगैरह बना सको। उसके बाद यहाँ पर डेवलपिंग स्ट्रेटजी टू हेज बैंक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज फ्रॉम द मार्केट रिस्क। तो यहाँ पर बैंक की जो एसेट्स हैं और जो लायबिलिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन होता है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट। तो ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर मिड ऑफिस वाले जो है वो परफॉर्म करते हैं। क्लियर है आपको यहाँ तक? तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमारे यहाँ पर रिलेटेड थे फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस चैप्टर से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वाला जो चैप्टर है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आया है क्वेश्चंस के अंदर या फिर किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट और रिस्क मैनेजमेंट डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर रेगुलरली बेसिस पे पेपर 1 के लाइव सेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 यानी कि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट के अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको रेगुलरली बेसिस पे इन लाइव सेशंस को जो है वो अटेंड करना है। और अगर आपने कोई प्रीवियस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट की हेल्प से आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेहतर हो सके। और जो अपकमिंग लाइव सेशंस है उसको अटेंड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अगर आपको क्लास की नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मिल सके, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल वगैरह को भी जरूर जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप पूरे डिप्लोमा की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कोर्स में एनरोल कर लीजिएगा। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, ठीक है। अभी अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो आपको दोनों पेपर जो है वो मिल जाएंगे पूरे डिप्लोमा कोर्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करना चाहते हो तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि आप हमारे कोर्स में कैसे एनरोल कर सकते हो हमारे ऐप के थ्रू, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर के अंदर। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो, जब आप प्ले स्टोर के अंदर जाओगे तो आपको हमारी जो ऐप है लर्निंग सेशन IBF एग्जाम जो है वो मिल जाएगी और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में इजिली एक्सेस जो है वो कर सकते हो, ठीक है, एनरोल कर सकते हो। और अगर आप एक एप्पल यूजर हो तो आप ऐप स्टोर पे जाओगे, वहां पर हमारा ऐप जो है वो है लर्निंग सेशन IBF। तो आप इसको इस ऐप के थ्रू हमारे कोर्सेज को एनरोल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट से इन ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ओके, तो फिर आज का जो सेशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सकें। तो आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।